पुरुष भी आ जाता है साथ देने, तो ये अच्छा लगता है। किसान सभा पूरी तरह से लगेगा इस मांग के पीछे, इसकी हमें उम्मीद है। और हमारी तमाम बहनें जो सिर्फ लखनऊ से ही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं गोरखपुर से, बस्ती से, सुल्तानपुर से, मिर्जापुर से, चंदौली से, चारों तरफ से, दूर दूर से, कानपुर से सब यहाँ आए हैं, आगरा से भी आए हैं। आया है, अच्छा आए हैं, अच्छा ठीक है। तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हमारे प्रेमनाथ राय जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है, आए अपना स्थान दें यहाँ। तो बहनों भाइयों, ये जो पूरा मामला चल रहा है इस समय हमारे देश में, अभी हम आ रहे हैं दिल्ली से, हम दिल्ली में भी थे जंतर मंतर पर, और पिछले कई दिनों से हमारा महिला समिति और तमाम महिला संगठनों का धरना 33% जो आरक्षण की हमारी मांग है उसके लिए वहीं जंतर मंतर में ही चल रही थी। पहले हम लोग सोच रहे थे कि कहीं बाहर करें, लेकिन फिर ये हुआ नहीं। ये भी इस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई है, इसलिए जो एक बड़ी लड़ाई चल रही है उसका समर्थन करते हुए हमको अपनी बात भी वहीं उनके बीच में ही, उनके साथ ही करना चाहिए। तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार कभी धूप तो कभी पानी, तो कभी पुलिस वाले भगा रहे हैं, तो कभी कुछ, लेकिन लगातार हमारा धरना, आप लोग उसकी रील और उसकी फोटो भी सब देख रहे होंगे, वहीं पर चल रहा था। और वहां पर हम लोगों ने एक बात कही कि ये दोनों लड़ाइयाँ अलग अलग नहीं हैं। हमारी जो लड़ाई है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर हमको वोट देने का अधिकार है तो हमको वोट मांगने का भी अधिकार मिलना चाहिए। और अगर हमने देखा इतने सालों में, पहले तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो राजनीतिक दल हैं वो सीटें दें, टिकट दें महिलाओं को, लेकिन उन्होंने देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, नहीं दिया। और सालों तक हम लोगों ने आरक्षण के मांग को नहीं उठाया। हम यही कहते रहे कि नहीं, कभी न कभी मामला बदलेगा और हमको जो हमारा अधिकार है वो मिलेगा। और फिर हमने देखा कि 1990 के बाद पंचायत और नगर पालिकाओं में, नगर महापालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण मिला। अब बहुत से लोग समझते हैं कि कांग्रेस सरकार ने इस काम को किया, लेकिन दरअसल अगर आप, एक हमने छोटी पुस्तिका भी निकाली है, उसको आप लोग अगर पढ़ेंगे तो कांग्रेस सरकार के इस प्रस्ताव लाने से पहले ही 3 सरकारों ने हिंदुस्तान में यह आरक्षण किया। कर्नाटक की सरकार थी, उन्होंने 25% आरक्षण महिलाओं के लिए पंचायत और नगर निकाय में किया, लेकिन उसको लागू नहीं किया काफी दिन तक। लेकिन हमको बड़ी खुशी है क्योंकि हम लोगों के ऊपर तो बहुत लांछन लगाया जाता है, अब तो हर चीज के विरोधी बनाए जाते हैं। लेकिन ये बात भी इतिहास गवाह है कि सबसे पहले हमारे देश में जो बाएं बाजू की सरकारें थी, वामपंथी सरकारें, चाहे वो ज्योति बसु के नेतृत्व में बंगाल में रही हो या कॉमरेड नायनार के नेतृत्व में केरला में रही हो, सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण का कानून बंगाल और केरला में पारित किया गया 33%। और ये कह करके कि ये महिलाओं का अधिकार है, वो आगे आएंगी तो पूरे समाज को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि संसद में पूरे देश के लिए ये 33% आरक्षण का कानून लागू हुआ। अब मैं बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये महिलाओं का काम नहीं है राजनीति करना, जा करके शासन करना। लेकिन हमारे देश में जो बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं वो महिलाएं थीं, चाहे वो रज़िया बेगम हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो और भी अलग अलग प्रांतों में, दक्षिण में महिला रही हो जिनको थोड़ा ही समय मिला, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर रही हो। इन तमाम लोगों ने एक मिसाल कायम की
और बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी जनता के हक में शासन चलाने का काम किया। दूसरी बात, अगर महिलाएं अक्षम होती तो ये जो 33% आरक्षण है, आज हम ये नहीं देखते कि 40% हो गया हो। प्लीज बातचीत में, ये 40% कैसे हुआ? ये 40% इस तरह से हुआ कि मान लीजिए कोई महिला जीत करके आई आरक्षित सीट पर और वो बाद में सीट जनरल सीट हो गई, तो भी उस महिला के काम को इतना अच्छा समझा गया कि जनरल सीट पर भी उसको जिता करके भेजा गया। और इस तरह से कई राज्यों में, खास तौर से बंगाल में, केरला में और दूसरे राज्यों में भी 40%, 45%, अब तो जो ने 50% का भी नियम बना लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को तंग नहीं किया। दरअसल हमारे देश में पुरुष प्रधानता इतनी प्रबल है, इतनी ताकतवर है कि महिला को कुर्सी पर बैठा देखा ही नहीं जा सकता है। कई जगहें तो पता चला कि कमला देवी बैठी हैं और सीट पर देखो तो जो क्या कहते हैं ललिता प्रसाद बैठे हुए हैं, वो प्रधानपति। तो कई जगह तो ये भी हमने देखा, कई जगह हमने देखा अगर दलित महिला चुन करके आई तो उसको तिरंगा फहराने नहीं दिया गया, उसको कुर्सी पर बैठा नहीं दिया, उसको जलील किया, उसको अपमानित किया। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि इन सारी चीजों के खिलाफ हम लोगों ने हर जगह लड़ाई लड़ी है। और तमिलनाडु जो बहुत प्रगतिशील बताया जाता है, वहां तो इतनी हालत खराब कि जो सीटें दलितों के लिए और दलित महिलाओं के लिए आरक्षित होती थी उस पर लोग चुनाव ही नहीं होने देते थे। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग, उन्होंने बड़ी लड़ाइयां वहां पर लड़ी और वहां भी वो इलेक्शन हुए और लड़ने वाली औरतों को, लड़ने वाले दलित लोगों को जिता करके पंचायतों में बिठाया गया, अरे क्या नाम है, महापालिका में बिठाया गया। उसके बाद आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद थी गीता मुखर्जी, हम लोग सबकी वो नेता थी। भैया ये फाटक क्यों नहीं बंद कर देते हो? बिना बुलाए मेहमान चले आ रहे हैं, फाटक को बंद करिए। तो ये जो गीता मुखर्जी थी, इनकी एक कमेटी थी पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने 33% आरक्षण का कानून पार्लियामेंट के अंदर तैयार किया। और ये सारी पार्टियों ने माना। अरे मधु तुम बैठी रहो, मधु तुम बैठ जाओ। जब ये कानून सामने आने वाला था पार्लियामेंट के, तो सारे दलों ने ये कहा, ना आप लोग सब बैठे रहिए। सारे दलों ने ये कहा कि हम इस पर बहस भी नहीं करेंगे, हम सब हाथ उठा करके इसको पारित कर देंगे। हम लोग भी सब बहुत उत्साहित हुए। मेरे ख्याल से 1995 या 96 में जब ये संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, तब ये लोकसभा के सामने लाई गई। और हमें बहुत अफसोस है कि जिन लोगों ने कहा था कि इसका हम समर्थन करेंगे, उनके अंदर का जो पुरुष प्रधानता की भावना थी वो एकदम से जाग गया। और बड़ी बेहूदी बातें उन्होंने की कि ये बाल कटी हुई औरतें क्या करेंगी, और ये ऐसी औरतें जो फैशन करती हैं, जिनके लिए लोग सीटी बजाते हैं, ये लोग यहाँ आकर के क्या करेंगे। यानी गरीब औरतों के अंदर भी ये विचार तैयार किया, ये तो सिर्फ अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी पैसे वाली लड़कियां, औरतें ही यहाँ आएंगी, जो कि बिल्कुल बकवास है। हम लोग बहुत मुश्किल से, मुझे नहीं लगता जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको कभी भी विधानसभा या लोकसभा में पहुंचने का मौका मिलेगा। ये तो जैसे मर्द जाते हैं उसी तरह के उन्हीं परिवारों की महिलाएं भी वहां पहुंचेंगी। खैर, उन्होंने ये सारी बातें कह करके इस कानून को नहीं बनने दिया। तो उनकी तो गलती थी, लेकिन सबसे बड़ी गलती किसकी थी? जिन लोगों की सरकार में बहुमत थी, पहले कई सालों तक कांग्रेस की रही, उसके बाद भाजपा की हुई, फिर कांग्रेस की आई 10 साल के लिए, फिर अब भाजपा की आई है 12-13 साल के लिए। तो जिनकी बहुमत थी, उन्होंने कभी भी इस बिल को
पारित करने की ईमानदारी से कोशिश नहीं की। यही कहते रहे अरे इसका विरोध हो रहा है। अरे भाई विरोध तो बहुत सी चीजों का होता है। तुमने मनरेगा बंद कर दिया, उसका विरोध नहीं हुआ, उसका भी तो विरोध हुआ। तुमने 370 हटा दिया, उसका भी तो विरोध हुआ। तुमने राज्य को केंद्र शासित प्रांत बना दिया, उसका भी तो विरोध हुआ। तो विरोध तो बहुत चीजों का होता है, लेकिन जिनका बहुमत होता है वो विरोध के बावजूद जो पारित करना चाहते हैं उसको पारित करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो बड़ी पार्टियां कभी भी इस महिला आरक्षण बिल के पक्ष में नहीं थी। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं थी। लोग कहते भाई इन्होंने ही तो पंचायत और नगर पालिका में पारित कर दिया। हाँ, क्योंकि वहां वो बैठे नहीं थे, उनकी कुर्सी खतरे में नहीं आई। जहां वो बैठे थे विधानसभा और लोकसभा, तो वो डरते थे कि हमारी कुर्सी आरक्षित हो गई तो फिर हम कैसे लड़ेंगे, और इसलिए उन्होंने विरोध किया। और कुछ उनके अंदर निश्चित रूप से महिला विरोधी विचारधारा भी थी। हमें एक लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने हमें बताया, अरे बहन जी मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं। अगर मैं इन लोगों को ये आश्वासन दे सकूं कि तुम लोगों की सीट आरक्षित नहीं होगी तो सब हाथ उठा लेंगे, लेकिन ये तो मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि इनमें से 1/3 की सीट आरक्षित होनी ही होनी है। तो इसलिए हमारा ये कानून जो पारित होना था ये खटाई में पड़ा रहा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, भाजपा जो है ये सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी है इस देश के अंदर। इनसे ज्यादा महिला विरोधी है नहीं कोई। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, आपने कभी ऐसी पार्टी देखी है जिसको सबसे अच्छे बलात्कारी ही लगते हैं? कभी देखी है ऐसी पार्टी? भाई दूसरी पार्टियां भी अन्याय करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिरे से हर बलात्कारी की मदद करना, हर बलात्कारी को आगे बढ़ाना, जो बलात्कार में जेल भेज दिया जाए उसको भी छुड़वा देना और कहना कि ये तो संस्कारी ब्राह्मण है, ये तो पाप कर ही नहीं सकते। ये कोई बातें सिर्फ भाजपा ने की है कि नहीं की है? की है। अभी आशाराम इतना बदमाश बुढ़ा है, ये एक 12 साल की लड़की जो इसके आश्रम में पढ़ती थी उसके साथ इसने बहुत ही घिनौना काम किया, और हम लोगों ने जुट करके इस आदमी को जेल भेजा। उसके बाद ये कई बार कोशिश करता रहा कि इसको जमानत मिले, लेकिन इसको सजा हो गई। सजा होने के बाद जैसे ही राजस्थान में भाजपा की सरकार आई, वैसे ही तुरंत इसको जमानत दे दी कि बेचारा बीमार है। वो इतना बीमार है कि दौड़ दौड़ के प्रवचन कर रहा था पूरे देश में। और हमारे उत्तर प्रदेश में शर्म है इस बात की, हमारे योगी महाराज ने उसी आशाराम बलात्कारी को वीआईपी दर्शन करवाया, राम मंदिर में भी और विश्वनाथ बाबा के मंदिर में भी। तो इन मंदिरों को तो पूरी तरह से अपवित्र यही लोग कर रहे हैं, इसीलिए डाका भी डाल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं। ध्यान पेटी से यह मत समझिए कि सिर्फ नोट निकाला है। अरे नोट तो इन्होंने कर्मचारियों में बांट दिया। जो असली था ना, सोना चांदी मुकुट हीरा जवाहरात फलाना ढिमका, ये तो सब इन्हीं बड़े चड्डी वालों की ही जेब में गई है। और वो चड्डी की जेब है कि कुर्सी की जेब है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन इन्हीं की जेब में गई है। ये इतने दुष्ट हैं। जो लोग एक बलात्कारी को जो सजा याफ्ता है उसका वीआईपी दर्शन करा सकते हैं सबसे बड़े मंदिरों में, ये इनके लिए तो मंदिरों की चोरी बहुत छोटी बात है। इसलिए हम कहते हैं सबसे ज्यादा महिला विरोधी यही है। और इसीलिए 12 साल तक महिला आरक्षण बिल को बिल्कुल भुला दिया। लेकिन जब 2024 में ये लोकसभा के चुनाव में इनको झटका लगा, इनका बहुमत चला गया, ये अल्पमत में आ गया, आपको मालूम है ना। और सबसे बड़ा धक्का तो हमने यूपी में उनको दिया, तो उनको भी लगा कि आपको हमको बहुत कुछ तिकड़म करनी पड़ेगी, नहीं तो अगला चुनाव गया। तो एक तो उन्होंने वोट चोरी का पूरा इंतजाम किया कि लोगों का वोट काट दो, लोगों के नाम काट दो।
दूसरा काम, लोगों को पैसा दो, लोगों को रिश्वत दो, 10,000 देंगे। और हमारे लोग बड़े खुश भी हुए। उनको क्या मालूम था, इलेक्शन के पहले 10,000 रुपया आया और इलेक्शन के बाद नामे कट गया। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, और बुलडोजर भी चल गया घर के ऊपर। लेकिन अब गरीब आदमी क्या नहीं करता, सोचा चलो कुछ मिल जाए तो वोट दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो इन्होंने वोट चोरी की, नाम कटवाया, पैसे का लालच दिया। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हारा महिला आरक्षण बिल भी पारित कर रहे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर उसको पारित कर दिया। लेकिन कैसे पारित किया, अपने यहाँ कहावत है ना, न नौमन तेल हुई है और न कबहू राधा नची है। तो वही इन्होंने किया कि हम आरक्षण तो तुमको देंगे, लेकिन कब देंगे, जब जनगणना हो जाएगी। कब देंगे, जब परिसीमन हो जाएगा। मतलब पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे, तब जाकर के तुमको मिलेगा। और उसके बाद जो पिछला इन्होंने लोकसभा का सत्र किया, अभी जो चल रहा वो नहीं, इसके पहले वाला, उसमें उन्होंने और बड़ी तिकड़म की। उन्होंने कहा देखो हम महिला आरक्षण को पारित कर दे रहे हैं, लेकिन सब लोगों को परिसीमन के लिए हाँ करनी पड़ेगी। और परिसीमन का मतलब क्या, अभी हमारे करीब 500 सीटें हैं वहां लोकसभा में, ये चाहते 850 हो जाएं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में कम से कम वो 100 सीटें, 125 सीटें बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पीएम मोदी रहेगा, कभी जयबे नहीं करेगा। तो विपक्ष ने कहा ये हमको मंजूर नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम लोग महिला विरोधी हो, लेकिन हम लोग जितने महिला संगठन हैं, हमने सबने एक स्वर से कहा कि हम ये तिकड़मबाजी चलने नहीं देंगे, हम इसके चक्कर में नहीं आएंगे। हमको ऐसा महिला आरक्षण नहीं चाहिए जो परिसीमन के साथ जोड़ा जाएगा, जो जनगणना के साथ जोड़ा जाएगा, इसको हम पारित नहीं होने देंगे। तो फिर विपक्ष की पार्टियों ने भी इसका विरोध किया और वो मामला पूरा ढेर हो गया पिछले पार्लियामेंट में। उसके बाद इन लोगों ने जुलूस निकाले और कहा कि हम तो महिलाओं के पक्ष में हैं, और ये अखिलेश यादव और ये कम्युनिस्ट और ये स्टालिन, ये सब महिला विरोधी हैं। ये मधु मिली कुछ औरतों के साथ जो जुलूस निकाल रही थी। उन्होंने कहा काहे का जुलूस निकाल रहे हो, कहना हमको कुछ नहीं पता, और नेताजी लाए हैं और कहा जुलूस पे चलो। तो इस तरह से तो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जो अनपढ़ गरीब लोग होते हैं उनका। इनको औरतों को आगे बढ़ाने में, उनकी चेतना को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो चाहते हैं औरतें बिल्कुल बिना किसी अधिकार के रहें। और यहाँ पर हम उनके बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी सरकारों से अलग क्यों है। अलग तो है, ये तो आपको लगता है ना, अलग है कि नहीं। दूसरे भी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ये तो बहुत खराब है कि नहीं। तो कहता है ये बड़े चोर हैं, ये ज्यादा भ्रष्ट हैं, ये किसी की सुनते ही नहीं है ना। इन लोगों को लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मस्जिदों के सामने जाकर के त्योहार में नाचते हैं ताकि दंगा हो जाए। यही सब बातें तो लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर ये नहीं सोचते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश में जो बराबरी का कानून है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, संविधान, क्या कहते हैं। और संविधान को बनाने में किसका हाथ सबसे ज्यादा था? अरे सुशीला तुम चुप हो, किसका हाथ सबसे ज्यादा था संविधान को बनाने में? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर का। तो ये जो भाजपा वाले हैं और इनको जो चलाने वाला आरएसएस है, आरएसएस जानते हो ना, जो परेड करते हैं, वही चलाते हैं इसको। इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने, जब संविधान बना था 1949 में, उसी समय कह दिया था कि हम इस संविधान को नहीं मानते। इनके नेताओं के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, गोलवलकर,
और जने और कौन कौन से बड़े अजीब, मतलब जैसे नाम होते वैसे ही हैं इनके। तो ये लोग जो है इन्होंने लेख लिखा और छापा कि हम ये संविधान नहीं मानते। तो क्या मानते हो भाई? तो इन्होंने लिखा कि हम संविधान को नहीं, हम तो मनुस्मृति मानते हैं। हम तो मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं और कानून बनाना चाहते हैं। अब मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति इस देश के अंदर जात पात को, वर्ण व्यवस्था को मजबूती के साथ बनाए रखने वाली एक धार्मिक पुस्तक है। और ये बताओ क्या है मनुस्मृति में क्या लिखा है कि जातियों में समाज बटा हुआ है और ये अच्छी बात है। ऊंची जाति कौन है, उसके बाद कौन है? अरे ठीक है, पंखा सबको लग रहा हो, ठीक है। तो ऊंची जात के लोग अलग हैं, बीच की जात के लोग अलग हैं, मतलब ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, मतलब 4 ही जातियां हैं मनुस्मृति में। जो दलित हैं, जिनको अस्पृश्य कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, वो तो वर्ण व्यवस्था के भी बाहर हैं, उसके भी बाहर हैं। उनको न देखा जाना चाहिए, न उनको छूना चाहिए और न उनकी आवाज कान में जानी चाहिए। तो ये है वो व्यवस्था जिसको ये लोग इस देश में फिर से लागू करना चाहते हैं। आप बात को समझ रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, ये वो खुद कह रहे हैं। दूसरी बात, उसी मनुस्मृति में महिलाओं के तो कोई अधिकार है ही नहीं, महिलाओं के सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं। और ये कहा गया है औरत इतनी बदचलन होती है, इतनी दुष्ट होती है, इतनी मूर्ख होती है कि इसके ऊपर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। इसको कोई भी आदमी दिखाई दे तो इसके पीछे लग जाती है। जो आजकल भी प्रचार हो रहा है ना कि औरतें बड़ी खराब होती है, आजकल फिर से वही प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। मतलब अगर एक औरत अपने पति के साथ कुछ भी करे, उसकी हत्या भी कर दे, तो मतलब कम से कम 1 महीने तक सुबह से लेकर के शाम तक उसी की न्यूज चलेगी। और उस 1 महीने में 70 औरतों को उनके पति जला के मार डाले या काट के फेंक दे, उनकी कोई न्यूज नहीं बनेगी। सही कह रहे कि गलत? हम ये नहीं कह रहे कि एक भी हत्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कुछ न्याय तो करो। कितना अन्याय औरतों के साथ हो रहा है और कितनी मुट्ठी भर औरतें हैं जो मर्दों के साथ कुछ गलत करती हैं। लेकिन मनुस्मृति में भी यही लिखा है, औरत बड़ी दुष्ट होती है, इसलिए उसको नियंत्रण में रखा जाना चाहिए, उसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जब पैदा होती है तो बाप के नियंत्रण में, शादी होती है तो पति के नियंत्रण में, पति खत्म हो जाए तो बेटे के नियंत्रण में, शादी न हो तो भाई के नियंत्रण में। इसको अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? दूसरी दुनिया में भी देशों में औरतों को बराबरी नहीं मिलती है, बात सही है, लेकिन इतनी ना बराबरी दुनिया में कहीं नहीं देखी जाएगी जितनी हमारे देश में। और वो इसलिए कि अगर औरतें आजाद हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी, अपना फैसला खुद करेंगी, तो नौकरी भी करेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, घर से बाहर भी जाएंगी और अपने मन से शादी भी कर लेंगी। और हाय रे तोबा तोबा तोबा, हो सकता है कि दूसरे जात के लड़के के साथ शादी कर देंगी। तो ऐसी शादियां अगर होने लगे तो फिर ये जो जात पात का पूरा ढांचा है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये चरमरा करके खत्म हो जाएगी। और ये नहीं होना चाहिए। इसको बरकरार रखने के लिए औरत को जेल खाने में बंद रखना चाहिए। इसे कहना चाहिए, आजकल कहते हैं ना, अरे नौकरी करके तुम क्या करोगी, तुम्हारा आदमी तो कमा रहा है, अब वो बेचारा क्या कमा रहा है ये तो कोई नहीं पूछता। वो मनरेगा था, गरीब औरतें जो गांव में उनको थोड़ा बहुत कमाने को मिल जाता था, वो भी तुमने छीन लिया। तो औरतों को काम नहीं करना चाहिए, अगर काम करती हैं तो बहुत कम पैसों में काम करना चाहिए।
अगर वो आंगनवाड़ी है, आशा बहन है, तो बहुत ही कम पैसा उनको मिलना चाहिए, जीने लायक भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि औरतों का काम करना नहीं है। औरतों का काम घर में बैठ करके घर वालों की सेवा करना है, पतिव्रता बन के रहना है और जात पात वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने का कर्तव्य का पालन करना है। ये है मनुस्मृति, ये है मनुस्मृति विचारधारा। तो इसमें से दो बातें निकल करके आती हैं। इससे ये तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि नहीं? समझ में आया? आ गया। लेकिन ये बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं? इसलिए कि मनुस्मृति के हिसाब से, जात पात में जो लोग यकीन रखते हैं उनके हिसाब से गरीबों को पढ़ना लिखना भी नहीं चाहिए। पढ़ना लिखना केवल ऊंची जात के लोगों को करना चाहिए। अरे जब तुमको दर्जी बनना है, जब तुमको बढ़ई बनना है, जब तुमको मजदूरी करनी है, जब तुमको फावड़ा चलाना है, समोसा बेचना है, पंचर बनाना है, तो तुमको पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारा मन बढ़ जाएगा, तुम भी कहोगे हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हमको भी नौकरी चाहिए। इसलिए ये मत कहो कि हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद कर रहे हैं, लेकिन उसको बंद कर दो। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ इतना कम स्कूलों का प्रबंध है, आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो निरक्षर लोग हैं, अंगूठा छाप लोग हैं, वो पूरे देश में शायद सबसे ज्यादा है, बिहार को छोड़ करके। लेकिन यहाँ ये योगी सरकार ने करीब करीब 30,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। और अभी हमने पूरा एक रिकॉर्ड देखा, सरकारी स्कूलों में पढ़ता कौन है? 80% बच्चे दलितों, आदिवासियों और सबसे ज्यादा गरीब लोगों के हैं। ऐसे बच्चे हैं कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल में जाने की बात हो तो वो उस स्कूल में जा ही नहीं सकते हैं, उनके माँ बाप उनको भेज ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब आप समझिए, 30,000 स्कूलों को बंद करने का मतलब है कि लाखों गरीब बच्चे, दलित बच्चे, आदिवासी बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे और सबसे ज्यादा बच्चियां, क्योंकि बच्चे को तो फिर भी थोड़ा बहुत सिखाने में दिलचस्पी रखते हैं कि शायद ये हमारे लिए कमा के खिलाएगा हमको, लेकिन लड़कियों का नाम तो सबसे पहले कट जाता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद सबसे पहली बार हमारे देश में जो लड़कियों का दाखिला है वो घट गया है। यानी आबादी बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है, लेकिन जिन बच्चियों का उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्कूलों में नाम लिखाया गया है उसकी संख्या घट गई है। तो ये जो सरकार कर रही है, ये जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये छोटी बात नहीं है, ये उसकी बहुत बड़ी साजिश के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। ये सरकार ने, भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान में भाजपा शासित प्रांतों में जहां जहां भाजपा की सरकार है 96,000 स्कूल बंद किए हैं, करीब करीब 1 लाख स्कूल बंद किए हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई से तो जैसे इनको नफरत हो, गरीबों की पढ़ाई लिखाई। आप जानते हैं रामपुर में एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई। अब वो आपको आजम खान अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते, वो सवाल नहीं है। अरे एक यूनिवर्सिटी बनी सरकार के पैसे से, सबके पैसे से, वहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे थे, सैकड़ों टीचर काम कर रहे थे। अब योगी जी ने कह दिया कि अब उनका बुलडोजर ऐसे खाली पड़ा हुआ, किसी की बस्ती बची नहीं तोड़ने के लिए, तो आप कहते हैं अब हम इस यूनिवर्सिटी को ही तोड़ने जा रहे हैं, हम इस विश्वविद्यालय को ही तोड़ने जा रहे हैं। अरे वो बच्चे सब रो रो करके विश्वविद्यालय के फाटक के सामने बैठ गए कि हम जाएंगे कहाँ, हम पढ़ेंगे कहाँ। तो पढ़ाई लिखाई से इनको नफरत है, गरीबों की पढ़ाई लिखाई से इनको नफरत है। मेरी एक दोस्त है, वो भाजपा की अंधभक्त थी कुछ दिन पहले तक। अभी कल उसने हमको एक मैसेज डाला है कि पता लगाओ
कितने मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और सबको बताओ ये बात सही है, इनके तो बच्चे हैं ही नहीं। खैर हमारे प्रधान सेवक जी के, लेकिन बाकी सबके बच्चे विदेश में, धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे विदेश में। ये चाहे खुद अनपढ़ अंगूठा टेक हो, क्योंकि हैं बेवकूफ लोग हैं बिल्कुल, ये सब अनपढ़ हैं, लेकिन अपने बच्चों को विलायत में पढ़ा रहे हैं। सारे के बच्चे विलायत में पढ़ रहे हैं। ये जो राजनाथ सिंह है, मिर्जापुर वाले यहाँ बैठे हैं, मिर्जापुर के गांव में मास्टर थे एक स्कूल में। आप बताओ, इनका पोता, इनकी पोती, इनका बिटुआ, इनका बेटा सब कहाँ कहाँ पढ़ के निकल रहे हैं। कोई अमेरिका से, तो कोई लंदन से, तो कोई कहीं से, तो कोई कहीं से। तो ये अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे, उनके लिए तो अच्छी नौकरी का इंतजाम करेंगे, लेकिन जो गरीब का बच्चा है, जो मामूली इंसान का बच्चा है, उसको नहीं पढ़ाएंगे। और आप खुद सोचिए, मेरा एक बात का जवाब दीजिए, ये सरकारी स्कूल सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में क्यों बंद हो रहे हैं? अरे तमिलनाडु में नहीं बंद हो रहे हैं, केरला के अंदर तो सरकारी स्कूल इतने बढ़िया है, कर दिया है हमारी वामपंथी सरकार ने, कि वहां ज्यादा बच्चों का दाखिला होता है, सरकारी स्कूल में कम होता है, क्योंकि इतना अच्छा स्टैंडर्ड है वहां का। तो वहां नहीं बंद करते, कर्नाटका में नहीं बंद करते। सिर्फ जहां इनकी सरकार है, चड्डी वालों की, संघियों की, वहीं पर स्कूल बंद हो रहे हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने वाला है, और वहां पर पेपर क्या होता है, और जैसे छत टपकती है ना, इसकी छत टपकती है, तो बेचारा अपना घर नहीं बनवा सकता। तो ये लोग भी इतने नकारा हैं कि जो घर इनको मिला है उसको नहीं चला सकते, नहीं ठीक रख सकते, इसलिए इनका पेपर लीक हो रहा है। 151 पेपर, कम नहीं होता है, यानी लाखों बच्चों के जीवन को बर्बाद किया है इन्होंने। 151 पेपर लीक हुआ है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छात्र छात्राएं हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं भी इतने नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। ये तो 21 नीट के बाद हुए हैं। लेकिन अगर आप 151 पेपरों को देखें, अगर आप उन बच्चों को देखें जिनकी चप्पल रगड़ गई, नौकरी ढूंढते ढूंढते ट्रेन में लग के गए हैं, परीक्षा देने की कोशिश की है, परीक्षा नहीं दे पाए हैं, नौकरी नहीं मिली है, तो उनकी जो संख्या है वो हजारों में होगी। और हजारों बच्चों ने आत्महत्या पिछले 12 साल में की है। हम जानते हैं पहले की सरकारें भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन 2014 से पहले इतने बच्चों ने आत्महत्या नहीं की थी। ये मोदी के आने के बाद ही ये आत्महत्याएं हो रही हैं। और इसीलिए ये जो आंदोलन चल रहा है, ये क्यों चला आप सोचिए। ये इसलिए चला कि हमारे देश को चलाने वाले लोग, इनका दिल नहीं है, ये इतने कठोर हैं कि ये एक परेशान बच्चे के दुख को समझना भी नहीं चाहते हैं। कुछ बेरोजगार वकील हमारे सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें जो ये सूर्यकांत जी बैठे हैं, अब तो जी भी नहीं कहने का मन होता है, ये जो बैठे हैं वहाँ चीफ जस्टिस, उनके सामने उन्होंने बेरोजगार वकीलों की बात की, तो उन्होंने कहा ये कॉकरोच हैं, यानी ये कीड़े हैं, इनको तो बिल्कुल मसल करके खत्म कर देना चाहिए, ये किसी काम के नहीं है। और आप देखिए, अमेरिका में बैठा एक लड़का, इसको छात्रवृत्ति मिली थी, बहुत आगे बढ़ जाता, उसको ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने एक जवाब दिया, अगर आपके खिलाफ सारे कॉकरोच एक हो गए तो आप क्या करेंगे। और उस पर फिर शेयर होने लगा, लाइक होने लगा, फॉलो होने लगा, करोड़ों लोगों ने इसको फॉलो किया, और वो फिर मजबूर हुआ यहाँ आने के लिए। लोग बहुत सवाल पूछ रहे, कौन है, कैसा है, बदमाश तो नहीं है, इन्हीं का आदमी नहीं। अरे वो तुम्हारे इनके बच्चों की तरह बाहर पढ़ रहा था, गरीब घर का लड़का है, छात्रवृत्ति लेकर के पढ़ रहा था, छोड़ करके यहाँ आ गया। हमने उससे पूछा क्या वापस जाओगे, कहने अब मैं कहीं नहीं जा सकता, अब मैंने जो कदम उठाया मैं पीछे कर ही नहीं सकता हूँ। इतने लोगों की उम्मीदें,
इतने लोगों की आशाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कि अब हमको इन्हें देखना है, अपने परिवार को नहीं देखना है, अपने माँ बाप को नहीं देखना है। बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए कि वो आकर के वहाँ जंतर मंतर में बैठ गया और ये हमारे वांगचुक जी भी उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए और इतना इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, ये पाकिस्तानी है। अरे भाई कहाँ के पाकिस्तानी है? कैसे पाकिस्तानी? पैसा वहां से आ रहा है तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही, पैसा रोकती क्यों नहीं है? फिर कहते चीन से आ रहा। अरे चीन से आ रहा तो भैया हम लोग भी दिलवा, अब तो चीन से बहुत दोस्ती हो गई ना तुम्हारी। मतलब कोई भी उल जलूल जो कुछ बकना है सब बक रहे हैं। हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की, हर तरह से दबाने की कोशिश की। और मैं तो देखी हूं अपने आंखों से, मतलब हम लोगों ने पुलिस की लाठी यहाँ खाई भी है, पुलिस का दमन यहाँ देखा भी है। लेकिन 20 तारीख को जो दिल्ली में हुआ वो शायद हम लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा है। यानी पुलिस वाले अपनी लाठियों में कील गाड़ के आए थे और पुलिस वालों के साथ ये बजरंग दल वाले या जो भी होंगे इनके लोग थे, तो मामूली कपड़े पहन करके लाठी वहां चला रहे थे, गालियां दे रहे थे। कौन थे ये लोग? इनको पकड़ा क्यों नहीं? कोई नहीं पकड़ रहा था, वो भी कर रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने औरतों को और लड़कियों को जलील करने की कोशिश की, उनके कपड़े फाड़े, उनको नीचे जमीन पर लिटा करके उनकी छाती पर अपने, इसको कहना चाहते हैं, घुटनों के बल बैठ गए, गंदी सी गंदी गालियां उनको दी। और आपने एक पुलिस वाले को देखा होगा कि लड़की के पीछे किस तरह से वो अपनी लाठी को घुसेड़ रहा था। ये है पुलिस, ये है भाजपा की पुलिस, ये है मोदी जी की पुलिस। कहते हैं बेटी बचाओ, अरे नारा होना चाहिए बेटी बचाओ, भाजपा से अपनी बेटी बचाओ। ये बलात्कारी हैं, ये आक्रमणकारी हैं, ये महिलाओं पर हिंसा करवाने वाले लोग हैं। क्या क्या नहीं किया उन्होंने वहां। जब सब बच्चे जा रहे थे पार्लियामेंट की तरफ तो लाठियों से तो मारा। अब पता चला है कि गोलियां भी चलाई हैं उनके ऊपर, छर्रे चलाए हैं, एक की आंख चली गई है, एक लड़की आईसीयू में भर्ती है, उसका कुछ बता नहीं रहे, उसके माँ बाप को भी वहां से हटा दिया है, पता नहीं जिंदा है बेचारी की नहीं। और इसके साथ साथ वहां जाकर के जंतर मंतर में जो मंच था उसको खाड़ के फेंक दिया, जो टेंट लगे हुए थे उनको खाड़ के फेंक दिया। लेकिन बच्चों को आप दाद दीजिए, लौट करके आए और आधे घंटे में मंच फिर से खड़ा हो गया, सारे तंबू कनात फिर से खड़े हो गए और धरना प्रदर्शन फिर से खड़ा हो गया। ऐसा प्रदर्शन, ऐसे नारे जिनको आप सोच भी नहीं सकते हो। अब जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो समय याद नहीं आते हैं, यानी बहुत हंसी मजाक भी कर रहे हैं, बहुत मजे भी ले रहे हैं। अभी आपने पटना में देखा कि वो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं ऐसे ही आए हो तुम, हैं आंसू गैस पानी का वो नहीं लाए तुम, तो वो कहने लगे चलाओ चलाओ पानी। और जब पानी चला तो खूब वहां नाचने लगे, खूब नाचे, खूब गरियाए, खूब मारे, बिहार वाले खूब मारे। तो जब पानी चलाया तो वहां पर वो नाचने लगे और खूब नाचे। देखा था आपने रील को? खूब नाचे और कह रहे अच्छा अब यहाँ नहीं हमको बैठने देगा तो अब हम भी दिल्ली जा रहे हैं। पता चला ट्रेनों में भर के आ रहे हैं। और जो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं जिसने बहुत गहरा प्रभाव डाला है वहाँ लोगों के ऊपर, कि जहाँ पर ये जंतर मंतर का रास्ता जाता है संसद की तरफ, वहाँ रास्ते में ही एक बहुत बड़ा मंदिर पड़ता है, हनुमान मंदिर, और वहाँ पर एक मस्जिद भी पड़ती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी पड़ता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि मंदिर वालों ने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया, बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन मस्जिद वालों ने मस्जिद खोल करके उनको अंदर बुलाया। जहाँ वजू किया जाता है वहाँ से कहा पानी उठा के मुंह धो, यहाँ पानी पियो, आराम करो, बैठो। और गुरुद्वारे वालों ने तो पूरा गुरुद्वारा खोल दिया और कहा कहीं जगह न मिले तो यही सोने चले आना, यहाँ लंगर भी मिलेगा, यहाँ तुमको सुरक्षा भी मिलेंगे। तो इससे वहाँ जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि हमको तो 15 साल से ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा रहे हैं, हमको तो 15 साल के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है,
और इन्होंने तो मंदिरों को क्या भाजपा का दफ्तर बना दिया है। जब हम लोग यहाँ से उठेंगे तो ये भाजपा के दफ्तर भी अब मंदिरों में नहीं चलेंगे, हम इनको चलने नहीं देंगे। तो अब कहना ये चाहते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है इससे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला है, बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला है। और कल से लोग हताश कर रहे थे सबको, अरे मोदी नहीं मानेगा, मोदी भी जने पगला गए, क्या हो गया। रात के 12 बजे ट्रंप की तरह, वो ट्रंप भी यही करता है, रात को 12 बजे मैसेज भेजना शुरू कर देता है, तो वही भी पगला गया है। अरे दिन में मैसेज भेजो भाई, दिन में बातचीत कर, नहीं रात को 12 बजे। कभी कहेगा मित्रों, अब उसको लगा पढ़े लिखे लोग हैं तो कहता फ्रेंड्स। अरे और क्या बकवास कर रहा है, मैंने इतने अधिकारी हटा दिए। अरे पहले क्यों नहीं हटाए थे? और किसको बनाया है शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी, आपको मालूम है? एक गंगवार नाम का अधिकारी है IAS का। ये अभी तक ये क्या कहते हैं कृषि विभाग में था। कृषि विभाग में किसानों को सब्सिडी दी जाती है, मदद दी जाती है। इस आदमी ने अपने आप को मदद दी सरकारी खजाने से। कितना? ककड़ी उगाने के लिए 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपया तो ये डकार चुका है अभी 10 दिन पहले। और मोदी जी ने इसको मतलब तरक्की में अब शिक्षा विभाग संभालने के लिए भेजा है कि बेटवा उसमें काम न चले तो यहाँ तो और ज्यादा मलाई मक्खन है, यहाँ और खाना और हमको भी खिलाना। तो इस तरह का वो काम कर रहे और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इतनी वहां उन्होंने पुलिस बुला ली थी डराने के लिए। जो लोग खाने का ऑर्डर दे रहे थे, आप जानते खाने का ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर दे रहे थे कि जो भी वहां भूखा मिले उसको खाना दे दो, उसको बंद कर दिया, वहाँ रास्ता बंद कर दिया। लेकिन आज जो अभी पता चला है, जब उनका कोई भी फैसला नहीं चला, अब उन्होंने स्वीकार किया है कि धर्मेंद्र प्रधान टाटा, धर्मेंद्र प्रधान को उन्होंने त्याग दिया है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन कभी कभी कोई काम अगर पहले टाइम से हो जाता है तो उसका दूसरा असर होता है, और अगर वही काम देर से होता है तो उसका अलग असर होता है। अब जब इनका हो गया तो लोग क्या सोच रहे हैं, अब ये गए, अब इसके बाद किसकी बारी है? कोई सोच रहा है कि ये जो गडकरी है जो पेट्रोल में ये गन्ने का रस मिला रहा है इसको जाना चाहिए। कोई कह रहा है ये जो निर्मला सीतारमन है, देखिए बड़ी पढ़ी लिखी औरत है। क्या होता है, एक पढ़ी लिखी JNU की ग्रेजुएट जब मूर्खों के बीच में होती है, बदमाशों के बीच में होती है, तो वो भी वैसे ही हो जाती है। अब कोई सोचेगा नहीं कि ये JNU की ग्रेजुएट है, तो अब इसका भी नंबर आना चाहिए। यानी जितने पापी हैं इनके यहाँ, और वो रंगा बिल्ला, उनका भी नंबर लोगों के हाथ में है। तो अब लोगों को लग रहा है कि इनको झुकाया जा सकता है, इनसे जीता जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी और आगे जीतेंगे। और तुम लोग सबसे हम कह रहे हैं, आज कसम खा लो 2027 में उत्तर प्रदेश में ये जीत हारेंगे। उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर ये हारे, कोई कहता कौन आएगा, हम कहा कोई आए भैया, अरे कोई आए, लेकिन इनको हराना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ये हारे तो फिर ये देश भर में हारेंगे, कहीं भी जीत नहीं सकते। ये बात हम लोग को तय कर लेना चाहिए। हमारे आरक्षण की बात है, अब देखो मंडे से पार्लियामेंट चलेगा, क्या होता है वहां पर। हम तो अपनी वही बात रखेंगे कि परिसीमन हम नहीं मानते, जनगणना हम नहीं मानते, हमारा आरक्षण अभी दो, तुरंत दो। देखो उसका क्या होता है, अब आने वाले दिनों में क्या होता है। और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए वास्तव में ये सरकार कुछ करती है कि नहीं करती है, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि अब चिट्ठी लिखने से, ज्ञापन देने से काम नहीं चलता। अब तो सड़कों पर बैठ के ही सरकार को झुकाया जा सकता है। ये सबक अब पूरे देश के लोगों ने सीख लिया है। अब हम लखनऊ में भी बैठेंगे, हम कानपुर में भी बैठेंगे, अपनी मांगों को लेकर के हर जगह हम बैठेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। इतना कह करके अपनी बात को मैं समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।